रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रियासत तेलंगाना में 2023 का असम्बली इंतखाबात ज़ोर शोर से जारी है और कल उसका आखिरी दिन जो है होने वाला है। तो ऐसे में आज सिटी इंडिया न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है समाजी जहदकार व कांग्रेस लीडर हनीफ अहमद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जो है कुछ गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं हनीफ अहमद साहब का जो है सिटी इंडिया न्यूज़ में इस्तकबाल करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हनीफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो है असम्बली इंतखाबात तो ज़ोर शोर से जारी है और तमाम सियासी लीडरान इस कशमकश में लगे हुए हैं कि लोगों को अपनी तरफ जो है राग़िब करें। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है कि वोट किस आदमी को दें और किस जमात को दें? वोट क्या है, एक गवाह देना है। वोट का मतलब एक मशवरा देना है, एक वकालत करना है। वोट की बहुत जमहूरियत में बहुत बड़ी अहमियत होती है। वोट ऐसी जमात को देना है या ऐसे कैंडिडेट को देना है ताकि वो समाज के लिए और मुल्क के लिए और रियासत के लिए बेहतर हो सके। जहाँ तक जमात की बात है, जमात का मतलब हमारे को फ़िरक़ा परस्ती, नफ़रत फैलाने वाली जमातों को इक़्तिदार में नहीं लाना है और नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती को फैलाने वाली जमातों को साथ नहीं देने के जमातों को वोट देना है। ये एक क्लैरिटी के साथ है। उसके साथ साथ उस जमात के कैरेक्टर को भी, उस जमात के जो दौरान हुकूमत के दौरान वो लोगों के कैसे कैसे रिश्ते हैं, क्या है, वो तमाम चीज़ों को भी देखना है। और ऐसे में मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि तेलंगाना जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था, क्या इस 10 साल के दौरान उस अगराज़ व मकासद मुकम्मल तौर पर हो चुके हैं या फिर उसमें कुछ कमी बाकी है? तेलंगाना रियासत जिस मकसद से तेलंगाना रियासत के लिए ये सारे तेलंगाना के अवाम जद्दोजहद करी एक साथ, वो आज तक उस मंशे पूरे नहीं हुए। कुछ हद तक मसाइल हल भी हुए, तो पूरी तरीके से ये जो तमाम तबक़ात के जो मसाइल है, जहाँ के वहीं हैं मसाइल। जहाँ तक आपाशी का मसला है, जो नॉर्थ तेलंगाना में कुछ हद तक सक्सेस हुए, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, थोड़े हद तक अपन उसके अंदर सक्सेस हुए, लेकिन बाकी के तमाम हालात जैसे कि वैसे है। मुलाजिमत तेलंगाना तहरीक के अंदर तो जो तलबा और जो जद्दोजहद करे और वो लोगों अपनी जान की कुर्बानी दी, 1500 बच्चे, और काफ़ी पूरी अवाम, तेलंगाना की अवाम एकजुट होकर जद्दोजहद करके, जैसा कि सागर आहारम, मिलियन मार्च और आरटीसी के जो कार्मिकुल है, वो लोग भी एक मुसलसल 60 दिन वो लोग जद्दोजहद के बाद में, और ये 1500 बच्चों के जो अपनी जान की बाजी लगाने के बाद कुर्बानी, जान की कुर्बानी देने के बाद में, उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक़्त की सोनिया गांधी, उनका दिल दहल गया कि भाई जिस वक़्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तेलंगाना को भी एक रखे थे, लेकिन उस तेलंगाना को ये अवाम इतना चाह रही और तेलंगाना तहरीक इतनी मजबूत हो गई और मासूम बच्चे मर रहे हैं, बल्कि दिल एक तड़प के उन्होंने क्या करे, तेलंगाना रियासत को देना एक यकीनी तौर पे समझ के और डिक्लेयर कर दिए। और उसके उस वक़्त तेलंगाना रियासत में सिर्फ टीआरएस के दो एमपी थे। 2 एमपी से क्या तेलंगाना हासिल होता? नहीं होता पार्लियामेंट में। लेकिन तमाम जो मुल्क के सतह पे जो रहे सो सियासी पार्टियों को, तमाम सियासी पार्टियों को मनवा के, उनको समझा के और पार्लियामेंट में वो बिल पास करके तेलंगाना रियासत दिए सो जो खूबी है, और वो सोनिया गांधी को जाता। और सोनिया गांधी एक सेकुलर और हमदर्द और मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद में काम करने वाले खातून है, और उनका कितना भी हम तेलंगाना की रियासत के अवाम कितना भी शुक्रिया अदा करो तो कम है।
हनीफ भाई, जैसा कि जो है तेलंगाना तश्कील पाकर 10 साल का अरसा हो गया और इस दौरान जो है मुसलमानों को कई एक वादे किए गए हैं और जो है 12 जैसा कि मुस्लिम रिजर्वेशन के तहत हो और दूसरे वादे हैं, तो क्या ये अक़लियतों के बारे में हुकूमत का कैसा रवैया रहा है? तेलंगाना रियासत के तहरीक के दौरान में केसीआर साहब हमेशा बात करते थे, एक अच्छे इकबाल के अशार बोलना, निज़ाम के बारे में हिस्ट्री बात करना और पूरे तेलंगाना रियासत के मुसलमानों को एक ख्वाब बता के, और मैं तेलंगाना के रियासत के जो मुसलमान है लेने वाले से मैं देने वाला बनाऊंगा, बात करे उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौर में। तेलंगाना तहरीक के दौर के बाद जब उस वक़्त जो वादे किए गए, मैं यहाँ के वफ़ प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, जुडिशल पावर दूँगा और पूरी तरीके से वफ़ प्रॉपर्टीज़ के जो आमदनी आएंगी यहाँ के मुसलमानों के लिए खर्च करेंगे, यहाँ के रोज़गार के लिए, बच्चों के बेवाओं के लिए और यतीम असीरों के लिए वो फ़ंड अपन इस्तेमाल करेंगे और मुसलमानों को अपलिफ्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक वादा था। उसके साथ साथ उर्दू को दूसरी ज़बान बनाऊंगा और उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बनाऊंगा। आज तक वादे करते रहे ये 60 साल में, ये 50 साल के अंदर जो भी लोग वादे करें, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करूंगा और उर्दू को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूंगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरे तमाम मीडियम में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखूंगा ताकि वो उर्दू सब पढ़ सके और मुसलमान ही नहीं, कोई उर्दू पढ़ने के चाहे तो गैर मुस्लिम भी उर्दू पढ़ सके। इस तरीके से एक गंगा जमुना तहज़ीब का माहौल बनाऊंगा, उर्दू को एक सरकारी ज़बान बनाऊंगा, वादा करे थे। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ को पूरे जो भी मुलाजिमतें हैं पूरे फिलअप करूंगा। उसके साथ साथ और अक़लियतों के जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसको पूरी तरीके से अपलिफ्ट करूंगा, यहाँ तक कि एक 5% और अपन एक 4% उसको फ़ंड अलॉट कर लेंगे, फ़ंड अलॉट कर लेके माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्ट करेंगे बल्कि वादा करे थे। उसके साथ साथ तालीम में PG to KG तक मैं फ्री तालीम मुसलमानों को लिए मैं फराम करूँगा और उसके वजह से बच्चे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक अच्छा रिज़ल्ट आऊँगा। ऐसा उन्होंने पूरे इलेक्शन के दौरे हुकूमत में बात करी, लेकिन हुकूमत आई, 10 साल का अरसा गुजर गया, उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान नहीं बनी। जो वफ़ प्रॉपर्टीज़ थे, असम्बली में केसीआर साहब बात करते हुए बोले 77,000 एकड़ ज़मीन वफ़ प्रॉपर्टी ऑन रिकॉर्ड है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और उसके बाद में धरनी पोर्टल लाया गया, पूरे वफ़ के रिकॉर्डों को सीज़ करके धरनी पोर्टल के तहत पूरी वफ़ के ज़मीन को बहरहाल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। परसों गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के एतबार से ही 23,000 एकड़ वफ़ की ज़मीन है ये बताया गया। तो फिर 54,000 एकड़ जो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ है ये किधर गई ये ज़मीन, ये सोचने वाली बात है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया और नज़रअंदाज करते हुए अक़लियतों के ताल्लुक़ से 12% जो रिज़र्वेशन है 12% रिज़र्वेशन मैं दूँगा बल्कि वादा किया गया। उस वक़्त 4 महीने में मैं रिज़र्वेशन दे के बताऊँगा, तुम मेरे को वोट दो और मेरे को ताकत दो, मैं बराबर दूँगा बोल के वो बोला गया अपनी तकरीर के दौरान में। जब फिर वो 5 साल के अरसे में तो कुछ नहीं किए, 5 साल में फिर 2018 में जब इलेक्शन आए तो एक मुस्लिम बच्चा उठ के पूछता कि भाई साहब 12% रिजर्वेशन का भी कुछ करो बोल के रिक्वेस्ट करने की कोशिश करे तो अरे भाई एवड़ो वाड़े एवड़ो 12% अंटू 12% अंटू तेरे बाप से बात करूँगा भाई बोल के कौम को पूरा इंसल्ट किया गया। इस तरीके से उनका जो डिक्टेटरशिप, जो अहंकार है और उनकी असली रूप उस वक़्त अक़लियतों को बताया गया और ऐसे इंसान पे कोई उम्मीद नहीं रख सकते अपन। हनी भाई, जैसा कि जो है महबूब नगर में 3 कैंडिडेट्स जो है अपनी इंतखाबी मुहिम में जो है तेज़ी लाए हैं, जैसे कि बीजेपी से मिथुन रेड्डी हैं और जो है BRS से जो है श्रीनिवास गौड साहब हैं और इसी तरह जो है यन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐसे में ये 3 उम्मीदवारों में जो है आवाम के लिए कौन सा उम्मीदवार
बेहतर हो सकता है कि वो उनके आवाम की जो है जो मसाइल हैं उनको कौन हल कर सकता है? आप ये 10 साल दौरे हुकूमत में श्रीनिवास गौड़ साहब को देख चुके हैं। श्रीनिवास गौड़ साहब से आज पूरे महबूबनगर का असम्बली हलके में एक खौफज़दा माहौल पैदा करे हों, एक खौफज़दा माहौल पैदा करे। यहाँ किसी की ज़मीन रहना, महफूज रहना मुश्किल हो गया, कोई अपॉइंटमेंट बना लेना मुश्किल हो गया, कोई कारोबार करना मुश्किल हो गया, और उन्होंने एक अंदाज से और यहाँ पे एक खौफज़दा माहौल बना के हुकूमत करना शुरू कर दिए। डेवलपमेंट बोल रहे, ये छोटे एक डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ भाई, मेरे को समझ में नहीं आया। कुछ डेवलपमेंट तो हमारे को दिखने में नहीं हुआ। कुछ बिल्डिंग बनाए, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग बनाए, उसको डेवलपमेंट बोल दिए, वो पार्क बना दिए पर डेवलपमेंट बोल दिए, टैंक बना दिए डेवलपमेंट। क्या ये डेवलपमेंट है? रोज़गार किसको आया? महबूबनगर के अंदर, आवाम के अंदर, ये असम्बली हल्के में कितने लोगों को रोज़गार दे सके, कितने लोगों की भूख प्यास मिटा सके, कितने लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे सके, कितने लोगों को सरकारी मुलाजिमत दे सके, ये असल डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट रोड को चौड़ी करना और ऐसे छोटे छोटे काम करके इसको डेवलपमेंट बोलना, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। जहाँ तक NM श्रीनिवास रेड्डी साहब की बात है, ये एक इंसान ईमानदार और दयानतदार और एक अच्छा इंसान है, एक सेकुलर इंसान है। ये इंसान जो है, मैं ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, 2001 से तेलंगाना तहरीक के अंदर जद्दोजहद करे सो है, और उसके बाद में इस ज़िले में TRS के सदर रह चुका है आदमी। सदर रह के 2009 के जो KCR साहब के इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करके उस वक़्त तेलंगाना तहरीक खुद एक फीकी पड़ गई हुई थी, चिराग बुझने वाला था। अगर से KCR साहब महबूबनगर से पार्लियामेंट से हार जाते तो शायद ही तेलंगाना हासिल नहीं होता था। ऐसे दौर में एक डूबती कश्ती का किनारा बन के NM श्रीनिवास रेड्डी साहब KCR साहब को जिताने में एक अहम रोल अदा करें, और अहम रोल अदा करने के बाद में, उसके बाद में जो हालात आए और यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में और TRS के अंदर है सो कायदीन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। पार्टी छोड़ के गए तो भी उन्होंने MLA यहाँ से बने BJP से, तो भी एक अमन और पसंद पूरी तरीके से यहाँ पे अमन से और भाईचारगी को कायम रखते हुए वो 2.5 साल उन्होंने गुजारे, और एक उनके अंदाज से एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ हम देखने में। और ऐसे इंसान को अपन जिताना चाहिए, या फिर आज जो खौफज़दा माहौल बना के रखे हैं महबूबनगर के हल्के के अंदर, उनको जिताना चाहिए। आज ये हम फैसला करने की ज़रूरत है। जहाँ तक TRS की बात आई तो सारे रियासती में पूरी तरीके से आज माहौल बदला हुआ है, आवाम के अंदर तब्दीली आ चुकी है। ये कुदरत का करिश्मा है। इनकी जो अनडेमोक्रेसी है, इनकी अवामी ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ है, इनका जो मिजाज है, जो इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह तेलंगाना के अवाम को देख रहे हैं, उसी का नतीजा है। आज कुदरत अपने करिश्मे को बता दी और अवाम के अंदर तब्दीली लाई। उसी तरीके से अक़लियतों के अंदर जो धोखा हुआ ये 10 साल में, जो अक़लियतों को नज़रअंदाज किया गया, अक्सर नज़रअंदाज किया गया, आज तब्दीली आ चुकी है। उस तब्दीली से कंपलसरी यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार को देने की पूरे चॉइसेस है, और कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा। उसी तरीके से रियासत भर में जहाँ तक जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है और दीगर 16 ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ये डिसाइड कर चुके हैं कि भाई हम जो BRS BJP दो एक ही है। 9 साल का जो अरसा हम देखें, ये 9 साल के अरसे में पूरी तरीके से BJP को हर बिल में सपोर्ट करते हुए आए। ये दो एक ही है, लिहाजा वोट नहीं देना है हमको। जो फ़िरका परस्त नफ़रत फैलाने वाले जमातों का जो साथ दे रहे, उनको हम वोट देना नहीं है। हम एक सेक्युलर और मरकज़ में जो हुकूमत बना सकती, रियासत में जो हुकूमत बना सकती, ऐसी एक सेक्युलर नेशनल पार्टी को वोट देना वो लोग ये डिसाइड कर चुके हैं। लिहाजा वो डिसाइड जब एक बड़ा तबका हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन और हमारे दानिशवरमंद और हमारे दर्दमंदाना जो लोग हैं, वो लोग डिसाइड करने बाद में 60% पूरी आवाम एक तरफ जाने बाद में कोई दूसरा
तरफ सोचने का सवाल ही नहीं है। आज कांग्रेस को बराबर हक में पूरी रियासत भर में वोट दे रहे। महबूब नगर के अंदर भी बराबर एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी को वोट देंगे और भारी अक्सरियत से उनको कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। ये बीआरएस और बीजेपी दो एक ही है, इसका सबूत भी है। आज के अखबार में अरविंद साहब, बीजेपी के एमपी अरविंद साहब बोल रहे कि भाई आप कांग्रेस को वोट मत दो और केसीआर को वोट दो, बीआरएस को वोट दो। तो ये बीआरएस बीजेपी एक है बोलने का सबूत अपने को पूरी तरीके से सामने आ चुका है वो। तो लिहाजा आज इससे बड़ा सबूत क्या होना बीआरएस और बीजेपी एक होने का, और इनके तो अंदरून पूरी तरीके से पॉलिसीज एक ही है। लिहाजा हम ये नफ़रत फैलाने वाली पार्टियों को, नफ़रत फैलाने वाले जमातों को, साथ देने वालों को भी साथ नहीं देना है। नाज़रीन, आप जैसा कि आपने हनीफ अहमद साहब को जो है तफसीली सुना कि उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अवाम जो है 10 साल दौर में बीआरएस हुकूमत के कामों को देख चुकी है और उनके जो वादे थे वो वादे जो है वादे ही रह सके, वो पूरे नहीं कर सके। और आवाम जो है इस 10 साल दौर को मद्देनज़र रखते हुए एक मुत्तहदा तौर पर जो है कांग्रेस को वोट देने जा रही है, ऐसा उम्मीद जो है हनीफ साहब का ख्याल है। और जो है जैसा जमीयत उलमा हिंद और दीगर दूसरे जो है तंजीमें, मुस्लिम तंजीमें भी जो है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे आए हैं। इस उम्मीद पर जो है उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है महबूब नगर में भी और रियासत में भी जो है जीत दर्ज करेगी। और उनका कहना यह भी है कि ये एक कुदरत का करिश्मा है कि आवाम को जो है इस मुत्तहदा प्लेटफॉर्म पर ला चुका है। तो इस करिश्मे को हम 3 तारीख को देखेंगे। जब तक इंतज़ार कीजिए कि जो है कौन इख्तिदार पर आएगा। अब मुझे दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।